सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ हो। तो हम जो बात करने जा रहे हैं आज, जो कंपनी लॉ में जो लीडिंग जो केस जो होते हैं, कई बार हम एग्जाम जो देते हैं तो एग्जाम में हमको केस लिखने पड़ते हैं। तो जो लीडिंग केस जो होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस हैं जिनको हम एग्जाम में लिखें, ताकि जो एग्जाम चेक करने वाला है वो आपको पूरे पूरे नंबर दे सके। और ये केस जो हैं इनको आपको लिखना जरूरी होगा, जहां तक वो आपको समझ में आए लिखें, क्योंकि केस से आपको बहुत ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम केस की बात करते हैं। ज्यादा केस नहीं, 7-8 केस हैं। तो पहले आज हम बात करें कंपनी लॉ में जो जो केस बनते हैं उनके, कंपनी विधि में। आइए देखते हैं। तो कंपनी विधि में जो केस बनेंगे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो केस है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं आपसे, क्या बात थी, क्या पक्ष था। तो पहला जो हमारे पास केस है वो क्या है, फोर्स बनाम ऑर्बिटल। 1843 का केस है, ठीक है। फोर्स बनाम ऑर्बिटल याद रखना, 1843 कंपनी लॉ, एक ऐतिहासिक केस है ये, जिसने यह सिद्धांत स्थापित किया था कि कंपनी के मामलों में बहुमत का शासन चलता है। तो ये फोर्स बनाम ऑर्बिटल के केस में 1843 का केस था। इसी एक ऐतिहासिक फैसला है और इसमें यह सिद्धांत स्थापित हुआ था क्या, कि कंपनी के जो मामले हैं, जो कंपनी में फैसले लिए जाते हैं वो बहुमत के आधार पे लिए जाते हैं। बहुमत का शासन चलता है कंपनी में, ठीक है। केस के जो तथ्य जो थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या क्या केस के तथ्य थे। पक्षकार रिचर्ड फोर्स और एडवर्ड, जो ये जो थे दो क्या थे, शेयर होल्डर थे भाई, किसमें, कंपनी में, ठीक है। तो एडवर्ड और फोर्स कंपनी में शेयर होल्डर थे। इन्होंने क्या किया, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें कौन थे भाई, हार्बोल्ट थे भाई, के खिलाफ क्या कर दिया भाई, केस कर दिया भाई। तो जो दो शेयर, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य जो है फोर्स बनाम ऑर्बिटल केस में, तो ऑर्बिटल के खिलाफ केस किया था कि इन्होंने, ये फोर्ब्स ने और एडवर्ड ने, ये दो शेयर होल्डर थे, और ऑर्बिटल जो था वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल था भाई, ठीक है भाई। तो ऑर्बिटल के खिलाफ केस कर दिया। अब आरोप क्या था, अब केस किया तो केस का कोई आरोप भी होगा। शेयर होल्डरों का, यानी कि फोर्ब्स और एडवर्ड का कहना था कि शेयर होल्डरों का कहना था कि डायरेक्टर्स ने कंपनी की संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया है और उसे कम कीमत पर खरीदकर कंपनी को नुकसान पहुंचाया है भाई, ठीक है। तो आरोप क्या था शेयर होल्डरों का, जो ये फोर्ब्स जो थे इन्होंने आरोप लगाया किस पे, डायरेक्टर यानी कि ऑर्बिटल पे, कि जो कंपनी की संपत्ति का क्या किया, इन्होंने गलत इस्तेमाल किया और उसे कम कीमत पर खरीदकर कंपनी को नुकसान पहुंचाया है भाई, ठीक है। उद्देश्य क्या था भाई, वे चाहते थे कि डायरेक्टर्स कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई कर सकें, ठीक है। तो इनका केस करने का मकसद क्या था, कि जो कंपनी जो संपत्ति जो खरीदी थी, कंपनी की संपत्ति का क्या क्या इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। क्यों गलत इस्तेमाल किया है, क्योंकि कंपनी की संपत्ति जो हो कम कीमत पर खरीदकर कंपनी को नुकसान पहुंचाया भाई, ठीक है। उद्देश्य क्या था इनका केस करने का, वे चाहते थे कि डायरेक्टर्स कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई करें, ठीक है। अब कोर्ट का क्या फैसला आया, कोर्ट ने शेयर होल्डरों की याचिका को खारिज कर दिया भाई,
क्यों कर दिया? कोर्ट ने बहुत दो महत्वपूर्ण नियम दिए। पहला नियम दिया सहीवादी का नियम भाई, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि अगर कंपनी के साथ कुछ गलत हुआ है तो कंपनी खुद एक लीगल पर्सन है भाई, ठीक है। इसलिए केस करने का अधिकार कंपनी को है, न कि किसी व्यक्तिगत शेयर होल्डर को। तो ये बात कही थी कि सहीवाद का नियम कि जो कंपनी के साथ गलत हुआ तो कंपनी वाद करे इसमें, ठीक है, न कि किसी व्यक्तिगत शेयर होल्डर को यह अधिकार है। फिर दूसरा सिद्धांत दिया बहुमत का नियम भाई। अगर कोई ऐसी गलती हुई है जिससे कंपनी की जर्नल मीटिंग में बहुमत से ठीक किया जा सकता है या माफ किया जा सकता है तो कोर्ट उसमें दखल नहीं देगा। तो केस क्या था? जो फोर्स और एडवर्ड ने केस किया था किसके खिलाफ? कंपनी के डायरेक्टर, जो डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी में उनके ऊपर। और उसमें कौन था? हॉर्बिटल भी एक थे। तो हॉर्बिटल के खिलाफ केस कर दिया 1843 में। क्यों किया? क्योंकि कंपनी की संपत्ति कम कीमत पर इन्होंने खरीद ली थी, ठीक है भाई। वे चाहते थे कि जो डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें भाई, ठीक है भाई। लेकिन कंपनी तो एक खुद पर्सन है, लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि इन दोनों का केस क्या कर दिया? खारिज कर दिया भाई कोर्ट ने। और दो महत्वपूर्ण क्या दिए? नियम दिए। क्या क्या दिए? सही वाद का नियम कि जो सही व्यक्ति है वो ही वाद करे। कोर्ट ने कहा कि अगर कंपनी के साथ कुछ गलत हुआ है तो कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी वाद करे खुद, इसलिए केस करने का अधिकार कंपनी को है, न कि किसी व्यक्तिगत शेयर होल्डर को भी, ठीक है। अब 2 नंबर पे बात कही कोर्ट ने कि बहुमत का नियम, ठीक है। अगर कोई ऐसी गलती हुई है जिसे कंपनी की जर्नल मीटिंग में बहुमत से ठीक किया जा सकता है तो दूसरा नियम क्या दिया? अगर कोई गलती हो गई भाई, ठीक है, और वो कंपनी की जर्नल मीटिंग से ठीक की जा सकती है या माफ किया जा सकता है उसे, तो कोर्ट उसमें क्या नहीं देगा? दखल नहीं देगा, इसलिए मामला खारिज कर दिया। आगे बात करते हैं हम इस केस का निष्कर्ष देखते हैं भाई, ठीक है। तो ये जो केस जो था ये सेपरेट लीगल जो होता है, पृथक्करण का जो न्यायिक सिद्धांत जो होता है को मजबूत किया भाई, ठीक है। इस केस में कंपनी और उसके शेयर होल्डर अलग अलग हैं, ये दो बात बताई थी। पृथक्करण हो गई, कंपनी अलग हो गई, और क्या? शेयर होल्डर अलग हो गए। कंपनी के साथ हुए अन्याय के लिए कंपनी खुद केस लड़ेगी। अल्पसंख्यक शेयर होल्डर हर छोटी बात पर कोर्ट नहीं जा सकते अगर बहुमत उनके खिलाफ है, ठीक है। तो ये क्या था? इस केस का निष्कर्ष था कि कंपनी और शेयर होल्डर दोनों अलग अलग हैं। कंपनी खुद एक लीगल पर्सन है तो कंपनी खुद क्या करेगी? केस कर सकती है। अल्पसंख्यक हैं शेयर होल्डर, हर छोटी बात पर कहां पे नहीं जा सकते? कोर्ट नहीं जा सकते अगर बहुमत उनके खिलाफ है, ठीक है। अपवाद की बात कही भाई अब इस केस में। हालांकि यह नियम सख्त है लेकिन कुछ स्थितियों में छोटे शेयर होल्डर केस कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे मानो छोटा शेयर, अल्पसंख्यक शेयर होल्डर किसे बोला? छोटा शेयर होल्डर किसे बोला? एक के पास 100 शेयर है, एक के पास 5 शेयर है, ठीक है। और जिसके पास 100 शेयर है, 100 करके ऐसे मान लो कोई 5 आदमी है, और जिनके पास छोटे शेयर हैं वो कितने मानस है? 3 व्यक्ति हैं, तो बहुमत 5 वालों का होगा, ठीक है। तो हर छोटी बात पे छोटे शेयर होल्डर बहुमत के खिलाफ नहीं जा सकते, ये बात भी थी। अपवाद की बात करें, हालांकि नियम सख्त है लेकिन कुछ स्थितियों में छोटे शेयर होल्डर केस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर कोई काम कंपनी की शक्ति के बाहर हो रहा हो, ठीक है, तो छोटे होल्डर शेयर होल्डर केस कर सकते हैं। ये अपवाद है। कब कर सकते हैं? अगर कोई काम कंपनी की शक्तियों के बाहर हो रहा हो तो वो केस कर सकते हैं छोटे शेयर होल्डर। अगर बहुमत वाले लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं
तो वो केस कर सकते हैं छोटे शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो भी वो केस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा फोर्स बनाम ऑर्बिटल केस 1843 में। अगले केस पर हम चर्चा करते हैं। अगला केस जो है सालोमन वर्सेस सालोमन कंपनी लिमिटेड 1897 का केस है। हर पर्सन में ये लगभग फिट हो जाता है, कंपनी लॉ का कोई भी पर्सन हो उसमें फिट हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी लॉ का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण केस बताते हैं वो इसको, सालोमन वर्सेस सालोमन कंपनी लिमिटेड 1897 का केस है। इसी केस ने जो है पृथक कानूनी अस्तित्व के सिद्धांत को जन्म दिया था। ठीक है, तो वो केस कौन सा था? 1843 का था, और ये केस कौन सा है? 1897 का है। इस केस ने क्या किया था? पृथक कानूनी अस्तित्व के सिद्धांत को जन्म दिया था। ठीक है, कि कंपनी और व्यक्ति अलग अलग हैं, कंपनी और डायरेक्टर्स दोनों अलग अलग हैं, ये बात इसी केस में कही गई थी। ठीक है, केस की कहानी देखते हैं। मिस्टर सालोमन का व्यापार। मिस्टर सालोमन जूते बनाने का एक सफल व्यापार करते थे। ठीक है भाई, सालोमन व्यापार करते थे जूते बनाने का। कंपनी बनाना, उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई। कौन सी कंपनी बनाई? सालोमन कंपनी लिमिटेड में। ठीक है भाई, अब शेयर होल्डर कंपनी में कुल 7 सदस्य थे, कानूनी जरूरत पूरी होने के लिए भाई। ठीक है भाई, कंपनी में कुल 7 सदस्य थे भाई, कानूनी जरूरत के हिसाब से 7 चाहिए। खुद सालोमन, उनकी पत्नी, एक बेटी और 4 बेटे, टोटल 7 हो गए। ये सदस्य थे भाई इसमें। सालोमन के पास कंपनी के लगभग सारे शेयर थे भाई, तो सालोमन जो थे उनके पास कंपनी के सारे शेयर थे। अब भुगतान की बात आती है। सालोमन ने अपना पुराना बिजनेस अपनी ही नई कंपनी को बेच दिया, यानी कि जो जूतों का जो बिजनेस था वो किसको बेच दिया? अपनी कंपनी यानी कि सालोमन कंपनी लिमिटेड को बेच दिया भाई। बदले में कंपनी ने उन्हें शेयर्स दिए। ठीक है भाई, तो शेयर्स दे दिए भाई, 10,000 के डिबेंचर दिए भाई। ठीक है भाई, ये डिबेंचर स्कोर्ड थे, यानी कंपनी की संपत्ति पर पहला हक सालोमन का था भाई। ठीक है भाई, तो जो शेयर जो थे ये स्कोर्ड थे, यानी कंपनी की संपत्ति पर क्या था? पहला हक सालोमन का हो गया। अब दिवालियापन हो गया। कुछ समय बाद कंपनी घाटे में चल गई भाई और बंद होने की कगार पर आ गई भाई। ठीक है भाई, बंद होने की कगार पे कंपनी आ गई। अब क्या खेला हुआ? कंपनी के पास संपत्ति कम थी और कर्ज ज्यादा था भाई। ठीक है भाई, बाहरी लेनदारों ने कहा कि सालोमन और कंपनी एक ही है, इसलिए सालोमन को पैसे नहीं मिलने चाहिए, बल्कि पहले बाहरी लोगों का कर्ज चुकाना चाहिए। यहाँ पे सिस्टम अटका भाई। ठीक है, सालोमन ने कंपनी खोली। कंपनी में खुद सालोमन, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनका बेटा 7 सदस्य थे। सालोमन ने अपनी जो पुराना व्यापार था वो क्या कर दिया? कंपनी को बेच दिया, पुराना बिजनेस में जूतों का कंपनी ने खरीद लिया। कंपनी ने इनके बदले क्या किया? उनको शेयर दे दिए। ठीक है, सिक्योर्ड शेयर दे दिए, यानी कंपनी की संपत्ति पर पहला हक किसका हो गया? सालोमन का हो गया। अब कंपनी हो गई दिवालिया, तो बाहरी जो लेनदार थे उन्होंने बोला कि कंपनी और सालोमन क्या है? एक ही है, इसलिए पहले जो बाहरी लोग हैं उनका कर्जा चुकाना चाहिए। अब कोर्ट क्या बोलता है इस केस में? न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय का फैसला, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कोर्ट ने लेनदारों की दलील को खारिज कर दिया भाई। एक ऐतिहासिक बात कही भाई। क्या बात कही कोर्ट ने? कानून की नजर में कंपनी एक अलग व्यक्ति है और सालोमन एक अलग व्यक्ति है। ठीक है, इसलिए पहला हक किसका संपत्ति पे? सालोमन का। कोर्ट के मुख्य बिंदु, पृथक्करण की बात कही,
जैसे ही एक कंपनी कानून के तहत रजिस्टर होती है, वह अपने मालिकों से क्या हो जाती है भाई, अलग हो जाती है भाई। ठीक है, कंपनी एक कानूनी पर्दा है भाई, कोऑपरेटिव। ठीक है, तो क्या बोला दूसरे पॉइंट में कि कंपनी एक क्या है, कानूनी पर्दा है, पर्दा पहन लेती है। कंपनी एक कानूनी पर्दा पहन लेती है। कंपनी के काम के लिए शेयर होल्डर को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, ये बोला कि कंपनी के काम के लिए शेयर होल्डर को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, चूंकि सालोमन के पास जो क्या थे, जो डिबेंचर जो थे, सिक्योर्ड डिबेंचर थे, इसलिए कानून के हिसाब से उन्हें बाहरी लेनदारों से पहले पैसे पाने का पूरा अधिकार था भाई, भले ही वह कंपनी के मालिक थे भाई। ठीक है, तो यह बात न्यायालय ने इस केस में कही थी, सालोमन वर्सेस सालोमन कंपनी। इस केस के महत्व की बात करते हैं। इस केस ने यह साफ कर दिया कि कंपनी अपने नाम पर संपत्ति रख सकती है, कंपनी अपने नाम पर केस कर सकती है, और उस पर केस किया जा सकता है, किस पे, कंपनी पे किया जा सकता है। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी सीमित होती है। अगर कल को कंपनी डूबती है तो लेनदार कंपनी की संपत्ति से पैसा वसूल सकते हैं, लेकिन वे सालोमन मालिक के घर के बर्तन या निजी संपत्ति नहीं बेच सकते। ये बात कही गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे एक और केस है, 1916 पर आ गई बात। 1843 में हमने केस देखा था पहला। ठीक है, 1843 के बाद हमने केस देखा सालोमन वाला 1897 का, और 1897 के बाद अब बात करते हैं 1916। पृथक्करण अब क्या है, डेमलर कंपनी लिमिटेड बनाम टायर एंड रबड़ कंपनी ग्रेट ब्रिटेन लिमिटेड 1916। डेलमर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड कंपनी ग्रेट ब्रिटेन लिमिटेड 1916 का केस है। डेलमर कंपनी लिमिटेड बनाम टायर एंड रबड़ कंपनी ग्रेट ब्रिटेन 1916 का केस क्या बोलता है भाई, जहां सालोमन केस ने कहा था कि कंपनी और मालिक अलग अलग है, इस केस ने सिखाया कि कभी कभी उस कानूनी पर्दे को उठाना जरूरी होता है। तो बीच में कानूनी पर्दा, उसको उठाना जरूरी होता है। ठीक है, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। केस की पृष्ठभूमि देखते हैं। केस की पृष्ठभूमि क्या थी, कंपनी की बनावट में। ठीक है, तो ये टायर कंपनी नाम की एक कंपनी ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में रजिस्टर्ड थी। ठीक है भाई, ये कंपनी थी जो रजिस्टर्ड कहाँ पे थी, ब्रिटेन में रजिस्टर्ड थी। ठीक है, रबड़ कंपनी, मालिक कौन थे, हालांकि कंपनी ब्रिटेन की थी, लेकिन इसके लगभग सभी शेयर होल्डर और सभी डायरेक्टर्स कहाँ के थे भाई, जर्मन के थे भाई। ठीक है भाई, कंपनी ब्रिटेन की, ब्रिटेन में रजिस्टर्ड टायर कंपनी, और मालिक कहाँ के सभी और शेयर होल्डर ये जर्मन के भाई। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। युद्ध का समय भाई, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, और कहाँ तक, ठीक है, 1914 में शुरू हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। उस समय ब्रिटेन और जर्मन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे भाई। ठीक है, अब कंपनी ब्रिटेन की रजिस्टर्ड, शेयर होल्डर और डायरेक्टर कहाँ के, जर्मन के। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब दोनों देश अपने आप क्या हो गए, कट्टर दुश्मन हो गए। विवाद क्या हुआ, डेमलर कंपनी एक ब्रिटिश कंपनी ने, डेमलर कंपनी क्या थी, एक ब्रिटिश कंपनी थी भाई। ब्रिटिश कंपनी ने
ये जो टायर एंड रबड़ कंपनी जो थी, टायर एंड रबड़ कंपनी से क्या खरीदे भाई? टायर खरीदे भाई, खरीद लिए भाई टायर। आगे क्या हुआ? जिसके पैसे देना अभी बाकी था भाई, पैसे नहीं दिए थे अभी, टायर खरीद लिए, ठीक है। कॉन्टिनेंटल जो कंपनी जो थी, इससे क्या खरीदे? टायर खरीदे। कौन सी कंपनी ने? डेमलर कंपनी ने भाई, ठीक है, खरीद लिए भाई। आगे क्या हुआ? डेमलर अब टायर खरीद लिए, पैसे अभी दिए नहीं थे। मुद्दा मदद क्या थी भाई? अब जब टायर कंपनी यानी कि रबड़ की जो टायर एंड रबड़ कंपनी जो थी ग्रेट ब्रिटेन की, ने अपने पैसे मांगे, अब पैसे तो मांगेगी भाई, वहां से टायर खरीदे हैं तो डेमलर जो कंपनी थी ने पैसा देने से मना कर दिया। डेमलर का तर्क था कि पैसा देना दुश्मन की मदद करना होगा, क्योंकि इस कंपनी का कंट्रोल जर्मन के हाथों में है भाई, ठीक है भाई, जबरदस्त बात कह दी भाई। कंपनी रजिस्टर्ड कहां पे थी? कॉन्टिनेंटल कंपनी टायर रबड़ रजिस्टर्ड ब्रिटेन में, लेकिन इसके शेयर होल्डर और डायरेक्टर कहां के? जर्मन की, ठीक है भाई। अब डेमलर जो कंपनी जो थी, ये भी कौन सी? एक ब्रिटेन की कंपनी थी। तो डेमलर कंपनी ने टायर खरीदे कॉन्टिनेंटल कंपनी से, जो ब्रिटेन के सदस्य और शेयर होल्डर की कंपनी थी भाई, लेकिन रजिस्टर्ड कहां पे थी? इंग्लैंड में, और पैसे नहीं दिए। फिर जो कॉन्टिनेंटल जो कंपनी जो थी, उसने पैसे मांगे भाई, किससे? डेमलर से। डेमलर ने पैसे देने मना कर दिए कंपनी ने। क्यों मना कर दिए? उन्होंने बोला कि पैसा देना दुश्मन की मदद करना होगा, क्योंकि इस कंपनी का कंट्रोल ब्रिटेन के हाथों में है भाई। सॉरी, ब्रिटेन के नहीं, सॉरी, जर्मन के हाथों में है, क्योंकि शेयर होल्डर और डायरेक्टर कहाँ के थे? सभी जर्मन के थे। और 1914 में इनके बीच में युद्ध चल रहा था, दोनों कट्टर देश हो गए। अब न्यायालय क्या बोलता है? न्यायालय का फैसला। मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुंचा। कोर्ट ने कहा लिफ्टिंग द कॉरपोरेट वेल का सिद्धांत अपनाया। कोर्ट ने यह क्या किया? लिफ्टिंग द कॉरपोरेट वेल का सिद्धांत अपनाया। कंपनी का चरित्र, यानी कि कोर्ट ने कहा कि वैसे तो कंपनी एक अलग कानूनी व्यक्ति है, लेकिन युद्ध जैसे असाधारण हालतों में यह देखना जरूरी है कि कंपनी को चलाने वाले यानी कि दिमाग किसका है, ठीक है भाई, दुश्मन का नियंत्रण में। चूंकि कंपनी के सभी डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर जर्मनी के निवासी थे, जो उस वक्त ब्रिटेन का क्या था? दुश्मन था। इसलिए कंपनी का चरित्र भी क्या है? कंपनी का चरित्र भी इमे कंपनी जैसा हो गया, ठीक है। फैसला क्या दिया कोर्ट ने? कोर्ट ने डेमलर के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि युद्ध के दौरान इस कंपनी को पैसे देना अवैध है, क्योंकि यह पैसा अत्यंत दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था में जाएगा, ठीक है। तो डेमलर के पक्ष में फैसला सुना दिया कोर्ट ने। क्या कहा कि इसके जो सभी डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर जर्मन के, और जर्मन का इंग्लैंड का युद्ध चला हुआ, ठीक है। तो पैसा दे दिया, तो पैसा कहां पे जाएगा? जर्मनी में जाएगा, दुश्मन देश को की अर्थव्यवस्था में जाएगा। तो फैसला डेमलर के पक्ष में दे दिया। इस केस से हमने क्या सीखा, ठीक है। तो कॉरपोरेट वेल कब हटता है भाई? आमतौर पर कंपनी और मालिक अलग होते हैं, लेकिन अगर कंपनी का इस्तेमाल जनहित यानी कि पब्लिक जो इंटरेस्ट जो है के खिलाफ या धोखे के लिए या दुश्मन देश की मदद करने के लिए हो रहा हो, तो कोर्ट जो पर्दा जो है हटाकर पीछे छिपे असली लोगों को देख सकता है। या तो धोखाधड़ी या जनहित के खिलाफ हो,
या दुश्मन देश की मदद कर रहा हो, तो क्या है, कोर्ट पर्दा हटा के देखता है कि कंपनी के पीछे, कंपनी को चलाने वाले कौन है। ठीक है, कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है उससे ज्यादा यह मायने रखता है कि उस पर कंट्रोल किसका हाथों में है। ठीक है, सालोमन केस ने पर्दा गिराया था, तो डेमलर केस ने जरूरत पड़ने पर उस पर जो पर्दा जो था उसको क्या कर दिया, उठाना सिखाया। ठीक है, तो डेमलर केस, सालोमन केस, और हमने फर्स्ट जो केस देखा था वो कौन सा था, फोस बनाम एडवर्ड और हॉर्बिटल केस में। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया, आगे चर्चा करते हैं हम। अगला केस है हमारे पास गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी लिमिटेड बनाम हॉर्न। ठीक है, बात करते हैं क्या हुआ था इस केस में। केस हमारे पास है गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी लिमिटेड बनाम हॉर्न का केस कंपनी लॉ में धोखाधड़ी या अनुचित व्यवहार के आधार पर लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, ठीक है, का एक क्या है, क्लासिक उदाहरण है। तो गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी लिमिटेड बनाम हॉर्न, ये क्या धोखाधड़ी या अनुचित व्यवहार के आधार पर है, क्या है भाई, एक क्लासिक उदाहरण है। केस की कहानी क्या थी, अनुबंध हुआ था भाई, द कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मिस्टर हॉर्न। ठीक है, गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो मिस्टर हॉर्न क्या थे, कंपनी में क्या थे, डायरेक्टर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर। जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन की तो एक एग्रीमेंट साइन किया था, नौकरी छोड़ने के बाद वह कंपनी के ग्राहकों को नहीं चुराएंगे या उसके साथ अपना अलग बिजनेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अनुबंध किया था इन्होंने पहले ही, अगर मैं कंपनी छोड़ूंगा तो मैं कंपनी के ग्राहकों को नहीं चुराऊंगा और नहीं मैं उनके साथ अपना अलग बिजनेस करूंगा। ठीक है, तो मिस्टर हॉर्न ने क्या किया था, कॉन्टेक्ट किया था कंपनी से, नौकरी छोड़ना। कुछ समय बाद हॉर्न ने नौकरी छोड़ दी। वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन उनके अनुबंध की शर्त उनके रास्ते में आ रही थी, क्योंकि उन्होंने अनुबंध कर रखा था। अब क्या हुआ भाई, चालबाजी हुई। कानूनी शर्त से बचने के लिए हॉर्न ने एक चालाकी की। क्या चालाकी की, उन्होंने अपने नाम पर बिजनेस शुरू न करके अपनी पत्नी के नाम पर एक कंपनी बनाई भाई। ठीक है, जिसका नाम क्या था, जे हम हॉर्न लिमिटेड भाई। ठीक है भाई, कंपनी बना दी जे एम हॉर्न लिमिटेड। असलियत की बात क्या है, कागज पर कंपनी उनकी पत्नी की थी, लेकिन असल में हॉर्न ही उसे चला रहे थे और गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी के पुराने ग्राहकों को अपनी नई कंपनी की तरफ खींच रहे थे भाई। ठीक है भाई, अब आगे क्या हुआ, कोर्ट ने क्या फैसला किया इसमें। जब गिलफोर्ड कंपनी मोटर्स कंपनी को यह पता चला तो उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। हॉर्न ने बचाव में कहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, कंपनी तो एक क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि अलग कानूनी व्यक्ति है। ठीक है, और एग्रीमेंट मेरे और गिलफोर्ड के बीच था, मेरी पत्नी की कंपनी के साथ नहीं भाई। बात तो इन्होंने भी राइट की। कोर्ट ने क्या फैसला दिया, कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और निम्नलिखित फैसले सुनाए। कोर्ट ने फैसला ही खारिज कर दिया। क्यों, क्या कहा कोर्ट ने इस मामले में, दिखावटी कंपनी में। कोर्ट ने कहा कि यह कंपनी सिर्फ क्या है, मुखौटा या दिखावा है, जिसे केवल कानून और अनुबंध तोड़ने के लिए बनाया गया भाई। राइट बात भाई, कंपनी तो एक दिखावा थी, चला तो वही रहे थे। पर्दा उठाना भाई, कोर्ट ने कॉर्पोरेट
पर्दे को हटा दिया भाई और माना कि कंपनी और हॉर्न एक ही है भाई। ठीक है, इंजेक्शन क्या हुआ? कोर्ट ने हॉर्न और उनकी नई कंपनी दोनों पर रोक लगा दी कि वे पुराने ग्राहकों को परेशान न करें। ठीक है, इस केस का मुख्य सबक क्या है? इस केस ने यह नियम पक्का कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कानूनी जिम्मेदारियों या किसी अनुबंध से बचने के लिए कंपनी का इस्तेमाल एक हथियार या ढाल की तरह करता है तो कानून उस कंपनी के अलग अस्तित्व को नहीं मानेगी। जबरदस्त फैसला दिया और यह केस भी आपको किसी भी प्रश्न में आप फिट कर सकते हैं इसको कंपनी लॉ में। ठीक है, अब सालोमन केस में क्या था? पर्दा रहेगा क्योंकि सालोमन एक अलग व्यक्ति थे। गिलफोर्ड केस में कहा अगर नीयत में खोट है यानी कि फ्रॉड है तो पर्दा हटाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला केस हमारे पास क्या है? एसबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रीचे, 1875 का केस। ठीक है, क्या है? एसबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम कौन थे इसके? रीचे। 1875 कंपनी लॉ का एक ऐतिहासिक केस है जिसने शक्तियों के बाहर के सिद्धांत को पूरी दुनिया में स्थापित किया था इस केस में। ठीक है, केस की पृष्ठभूमि की बात करते हैं। कंपनी का उद्देश्य भी, एसबरी रेलवे कंपनी के जो एमओए होता है, ठीक है, में लिखा था कि कंपनी का काम रेलवे वैगन और डिब्बे बनाना, बेचना या किराए पर देना है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करना है। ठीक है, तो कंपनी का जो एमओए जो था, मेमोरेंडम बोलते हैं जिसको, मेमोरेंडम में साफ लिखा था कि कंपनी का काम क्या, जो बाहरी लोगों के लिए होता है, जो ये बताता है कंपनी क्या क्या काम करेगी, तो उसमें ये साफ लिखा था कि रेलवे कंपनी एसबरी रेलवे कंपनी का काम क्या है? रेलवे वैगन और डिब्बे बनाना, उनको बेचना या किराए पर देना और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करना। ठीक है भाई, अब अनुबंध क्या हुआ? कंपनी के डायरेक्टर्स ने रिच नाम के एक व्यक्ति के साथ बेल्जियम में एक रेलवे लाइन बिछाने का क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे बात क्या थी? रेलवे वैगन और डिब्बे बनाना, बेचना या किराए पर देना या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम। ठीक है भाई, अनुबंध कर लिया किसके साथ? रीच के साथ। कहाँ पे कर लिया? बेल्जियम में इस कंपनी ने कर लिया भाई, रेलवे लाइन बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम बिछा देंगे। ठीक है भाई, विवाद कहाँ पे हुआ? बाद में कंपनी को एहसास हुआ कि रेलवे लाइन बिछाना उसके उद्देश्य से नहीं है भाई, यानी कि एमओ में जो क्या है उसका उद्देश्य नहीं है, तो उसके उद्देश्य में ही नहीं था। बाद में कंपनी को क्या हुआ भाई? एहसास हुआ भाई, इसलिए कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया कंपनी ने। अब दलील क्या थी? रीच ने कोर्ट में केस कर दिया। ठीक है, उन्होंने तर्क दिया कि कंपनी के सभी शेयर होल्डर ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मंजूरी दे दी थी, इसलिए यह वैध होना चाहिए। ठीक है, वैध होना चाहिए। रीच ने ये दे दी दलील। अब कोर्ट क्या बोलते हैं इस केस के ऊपर? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने रीच के दावे को क्या कर दिया? खारिज कर दिया और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। क्या बात कही? कोर्ट ने कहा शक्तियों से के परे। कोर्ट ने कहा कि जो काम कंपनी के ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य में नहीं लिखा वह क्या है? शक्तियों के परे है। ठीक है, और शक्तियों से परे कंपनी काम कर नहीं सकती भाई। शून्य, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी की शक्तियों के बाहर हो वह शुरू से ही क्या है भाई? शून्य होता है, उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं होती। ठीक है भाई,
एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रीचे 1875, कहीं पे भी ये केस सेट हो जाएगा। ठीक है। शेयर होल्डर की मंजूरी, कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई काम करने की शक्तियों के बाहर है तो कंपनी के सारे शेयर होल्डर मिलकर भी उसे वैध नहीं बना सकते भाई। यही बहुमत या सबकी सहमति भी एक क्या है, अवैध काम को कानूनी नहीं बना सकती। ठीक है। तो ये बोला कोर्ट ने कि क्या है, अवैध है। आगे बात करते हैं। इस केस का मुख्य निष्कर्ष क्या था? इन्वेस्टर की सुरक्षा, कि जो इन्वेस्ट करते हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। शेयर होल्डर को पता होना चाहिए कि उनका पैसा किस काम के लिए इस्तेमाल होगा भाई, कंपनी के उद्देश्य क्या 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 बनाएगी कंपनी। पब्लिक की सुरक्षा, जो लोग कंपनी के पास डील कर रहे हैं वे जो उद्देश्य पत्र जो है पढ़कर जान सकें कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं भाई। ठीक है। आज का हमारे पास लास्ट केस है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम ट्रकवाडा, रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम ट्रकवाड 1856, तो ट्रकवाडा नहीं था, ट्रकवाड, सॉरी। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम ट्रकवाड 1856। कंपनी लॉ का एक और बेहद महत्वपूर्ण केस है, जहां एसबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रीचे केस बाहरी लोगों को सावधान रहने के लिए कहता था। वही यह केस बाहरी लोगों को कंपनी की आंतरिक जो गड़बड़ियों से सुरक्षित देता है। कौन सा केस? रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम ट्रकवाड। ठीक है। तो जो एसबरी कैरिज का जो केस जो था, ये क्या करता था कि बाहरी लोगों को क्या करता है, सावधान करता है। वही यह जो केस जो है 1856 का, लोगों को क्या करता है, कंपनी में जो आंतरिक गड़बड़ चल रही है उससे क्या देता है, सुरक्षा देता है। ठीक है। इसे आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत कहते हैं भाई। ठीक है। कर्ज की बात करते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या किया भाई, रॉयल ब्रिटिश बैंक से कर्ज ले लिया भाई, 2000 पाउंड का कर्ज लिया और बदले में एक बॉन्ड दिया भाई। ठीक है। यानी कि कंपनी के डायरेक्टर ने क्या कर लिया, लोन ले लिया भाई कंपनी रॉयल ब्रिटिश बैंक से 2000 पाउंड का, और बदले में एक बॉन्ड दे दिया। अब नियम क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के लिए जो नियम में लिखा था कि डायरेक्टर्स कर्ज तो ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कंपनी की जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से एक प्रस्ताव पास करवाना होगा। तो नियम में यह था कि कंपनी के डायरेक्टर्स लोन तो ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा, एक जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर जो हों उनसे एक प्रस्ताव पास करवाना होगा कि हम लोन ले रहे हैं। ठीक है। गड़बड़ी कहाँ पे हो गई, डायरेक्टर्स ने कर्ज तो ले लिया लेकिन उन्होंने शेयर होल्डर से कोई प्रस्ताव पास नहीं करवाया, यानी आंतरिक प्रक्रिया पूरी नहीं की भाई। ठीक है भाई। विवाद अब यहाँ पे हो गया क्योंकि शेयर होल्डर से पूछा ही नहीं, बिना पूछे लोन ले लिया। जब कंपनी कर्ज चुकाने में नाकाम रही तो बैंक ने केस किया भाई। अब कंपनी कर्ज चुका नहीं पाई तो बैंक ने केस कर दिया कंपनी पे। ठीक है। कंपनी पे केस कर दिया। ठीक है भाई। कंपनी ने तर्क दिया चूंकि प्रस्ताव पास नहीं हुआ था इसलिए यह कर्ज क्या है, अवैध है और हम इसे चुकाने के लिए बाध्य नहीं। कंपनी कर्ज भी ले गई और बैंक को ऐसे बोल रही कि हम कर्ज नहीं चुकाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। चूंकि प्रस्ताव पास नहीं हुआ था इसलिए यह कर्ज क्या, अवैध है और हम इसे चुकाने के लिए बाध्य नहीं है। अब कोर्ट ने क्या फैसला दिया, कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने कंपनी की दलील को खारिज कर दिया और बैंक के पक्ष में फैसला सुना दिया। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे लिए। कोर्ट ने कहा, क्या कहा, बाहरी व्यक्ति की सीमा भाई,
कोई भी बाहरी व्यक्ति जैसे बैंक, कंपनी के सार्वजनिक दस्तावेजों, एमओए और जो एक तो उद्देश्य होते हैं और एक आंतरिक नियम जो होते हैं को पढ़ने के लिए जिम्मेदार है भाई। ठीक है, अब मान्यता की बात करते हैं। बैंक ने जो आंतरिक जो नियम है पढ़ा और देखा कि शेयर होल्डर्स के पास कर्ज लेने की क्या है, शक्ति है। अब बैंक यह मान सकता है कि कंपनी ने अपनी आंतरिक प्रक्रिया जैसे प्रस्ताव पास करना सही ढंग से पूरा कर ली होगी भाई। ठीक है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है यह देखना बाहरी व्यक्ति का काम नहीं है। अगर अंदर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी, न कि मासूम बाहरी व्यक्ति। तो कंपनी को पैसे देने होंगे। इस केस का मुख्य सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत कहता है कि बाहरी लोग यह मानकर चल सकते हैं कि कंपनी के आंतरिक कामकाज नियमों के अनुसार ही हो रहे हैं, उन्हें कंपनी के बेडरूम में झांकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये केस था कौन सा? रॉयल बैंक बनाम जो ट्रकवार्ड। तो रॉयल बैंक ब्रिटिश बनाम ट्रकवार्ड 1856 का केस था और इसमें कंपनी ने क्या किया, मीटिंग नहीं की शेयर होल्डर ने तो और कर्ज ले लिया। तो कोर्ट ने कहा कि आपने जो कर्ज लिया वो आपको देना पड़ेगा। तो ये केस थे हमारे पास, 6-7 केस थे जो सीधा कंपनी लॉ से रिलेटेड है। और ये केस आपको लिखने, कहीं पे भी कोई अगर आपको प्रश्न लगे वहीं पे केस अटका देने, आपको फोन नंबर मिलेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा है आपको समझ आया होगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।